तो आज हम शुरू कर रहे हैं गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जो आपकी पुस्तक में नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको हमें शुरू करना है। तो सबसे पहले तो पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा है, उसके बारे में देखें। आवेश, विभव, धारिता, विद्युत धारा, ये सब चीजें आप पढ़ चुके हो। आवेश क्या होता है? जब आवेश किसी एक जगह पर स्थिर होता है, स्थिर आवेश, जैसे किसी वस्तु पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो इस आवेश के चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक विद्युत क्षेत्र, ये अपने चारों ओर निर्मित करता है। ठीक है, ये हमने पहले अध्याय में पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि जब कोई आवेश किसी स्थान पर स्थिर होता है तो वो अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र निर्मित करता है, और इस विद्युत क्षेत्र में यदि कोई और आवेश, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, यदि इस विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा जाता है तो ये जो आवेश है, जिसको हम कहते हैं स्रोत आवेश, ये इस आवेश पर एक बल लगाता है, चाहे वो बल आकर्षण का हो चाहे वो बल प्रतिकर्षण का हो। इस बल का नाम होता है विद्युतीय बल, और इस क्षेत्र का नाम होता है विद्युत क्षेत्र। ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो कि जब कोई स्थिर आवेश या कोई बिंदु आवेश या कोई भी आवेश कहीं पर स्थिर है तो वो अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करता है। उस क्षेत्र में यदि कोई और आवेश आता है तो ये स्रोत आवेश उस बाद में आने वाले आवेश पर विद्युतीय बल आरोपित करता है, और इस क्षेत्र का नाम होता है विद्युत क्षेत्र, पहला। इसके बाद आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि पृथ्वी अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करती है, और इस क्षेत्र में यदि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है आती है तो पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच लेती है, उस पर एक आकर्षण बल पृथ्वी लगाती है। इस बल का नाम होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और इस क्षेत्र का नाम होता है गुरुत्वीय क्षेत्र। अभी तक हमने ये दो प्रकार के क्षेत्र फिजिक्स में पढ़े। 11वीं क्लास में आपने गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा, और 12वीं क्लास में आपने आवेश के चारों ओर बनने वाले विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा। इन दोनों क्षेत्र के अलावा एक तीसरा क्षेत्र और भी होता है। वो तीसरा क्षेत्र होता है जिसके बारे में अब हमें स्टडी करना है। वो तीसरा क्षेत्र होता है चुंबकत्व, मतलब किसी चुंबक के चारों ओर बना हुआ चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके बारे में पढ़ने के पहले हम ये समझ लें कि चुंबक क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, और कैसे वो चुंबक इन सब विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। सब बहुत ध्यान से देखना, चुंबक क्या होता है, कौन कौन सी उसमें विशेषताएं होती हैं, फिर हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है, तो चुंबक, इसको मैग्नेट भी कहते हैं, मैग्नेट। प्राचीन समय में एक स्थान हुआ करता था मैग्नेशिया, ये एक स्थान का नाम है मैग्नेशिया। और मैग्नेशिया में जब कोई चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां या गाय चराने के लिए नदी किनारे या कहीं भी जाता था, तो एक विशेष स्थान पर जहां वो जाता था, वहां पर, क्योंकि प्राचीन समय की बात कर रहे हैं, तो प्राचीन समय में लोग बाग लकड़ी की बनी हुई चप्पल पहनते थे, लकड़ी की बनी हुई चप्पल पहनते थे, और उन चप्पलों में लोहे की कीलों द्वारा उसको जोड़ा जाता था। जैसे अब तो हम इसकी नायलॉन की चप्पल पहनते हैं, रबर की चप्पल पहनते हैं, या लेदर की चप्पल पहनते हैं, उसमें तो सिलाई की जाती है। लेकिन जो लकड़ी की चप्पल पहले बनती थी, उसको जुड़ने के लिए लोहे की कीलें उसमें लगाई जाती थी। तो जब कोई चरवाहा वो लोहे की कीलों वाली लकड़ी की चप्पल पहनकर मैग्नेशिया नाम के स्थान पर नदी किनारे अपनी भेड़ बकरियों को चराने जाता था, उस समय, बहुत प्राचीन समय की बात है, तो वहां पर नदी के किनारे कुछ स्थानों पर
उनकी चप्पल धरती के साथ चिपक जाती थी, ऐसे वो धरती पर चिपक जाती थी। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता था कि ये कौन सा देवीय स्थान है कि यहाँ पर हम आते हैं और हमारी चप्पल इसमें चिपक जाती है, हमें अपना पैर उठाने में दिक्कत होती है, हमें अपना पैर आगे बढ़ाने में दिक्कत होती है। ये कौन सा देवीय स्थान है? तो उस समय चूंकि इतनी ज्यादा साइंस तरक्की नहीं कर पाया था, विज्ञान की तरक्की इतनी नहीं हो पाई थी, तो इन सब बातों को दैवीय चमत्कार ही माना जाता था। बोले यहाँ पर ईश्वर का निवास है और जो यहाँ चप्पल पहन के आएगा उसके पैरों को ईश्वर जाम कर देंगे और उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो यहाँ यदि आपको आना है तो यहाँ पे चप्पल उतार के ही आना पड़ेगा। अब उस समय सुनीति विकसित नहीं थी, विज्ञान तरक्की नहीं कर पाया था, तो वो यही सोचते थे, ठीक है। लेकिन कालांतर में आगे आने वाले समय में जब उस स्थान पर कुछ चीजों के बारे में, वहां पे जो चट्टानें थी उस स्थान पर, पृथ्वी पर चट्टानें थी, जो वहां पे पत्थर पड़े हुए थे, जब उनके बारे में खोज की गई तो ये पाया गया कि उस स्थान पर पाया जाने वाला पत्थर एक विशेष प्रकार का पत्थर है जो लोहे की बनी हुई चीजों को आकर्षित करता है। समझ आया? कौन से स्थान की बात की हमने? मैग्नेशिया। मैग्नेशिया स्थान पर ये पत्थर पाया जाता था। सबसे पहले पाया तो पूरे विश्व में जाता है, लेकिन जब सबसे पहले खोज कहां पर हुई, वो स्थान का नाम था मैग्नेशिया। तो मैग्नेशिया नाम के स्थान पर वो पत्थर पाया गया जो लोहे की बनी हुई चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, आकर्षित करता था। उस मैग्नेशिया के नाम पर उस पत्थर का नाम रख दिया गया मैग्नेट। मैग्नेट नाम के पीछे क्या कहानी है कि वो मैग्नेशिया नाम के स्थान पर सबसे पहले प्राप्त हुआ था, इसलिए उसका नाम हो गया मैग्नेट। तो सबसे पहली विशेषता जो चुंबक में होती है वो ये होती है कि ये लोहे की बनी हुई वस्तुओं को आकर्षित करता है। लोहे की बनी हुई वस्तुओं को आकर्षित करता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेट। फिर आगे चल के और इसके बारे में खोज हुई और इसकी विशेषताओं का अध्ययन किया गया। बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है जब भी कोई नियम बनाए जाते हैं, जब भी कोई चीज के बारे में खोज की जाती है। आपने 11वीं क्लास में सुना होगा फर्स्ट चैप्टर में कि जब भी कोई नियम बनता है, जब भी कोई लॉ बनाया जाता है, तो उसके पीछे 4-5 स्टेप्स होते हैं, उसको वैज्ञानिक विधि कहते हैं। खैर हमें उससे मतलब नहीं है। जब और इसके बारे में खोज हुई चुंबक के बारे में, तो कई विशेषताएं सामने आई। जैसे एक लकड़ी की एक प्लेट में लोहे का बारीक पाउडर, लोहे का छीलन, जैसे लकड़ी का बुरादा होता है, ऐसे ही लोहे का बारीक छीलन, लोहे का बारीक पाउडर इस प्लेट में रखा गया और जैसे ही इसके बीच में हमने एक चुंबक को रखा, इस चुंबक को रखा, तो ये सारा का सारा पाउडर इस चुंबक के पास एकत्रित हो गया, क्योंकि चुंबक लोहे को अट्रैक्ट करती है। ये पूरा पाउडर लोहे का बना हुआ है, तो ये पाउडर ऐसे इसके पास पूरा आके, सामान्य भाषा में कहें तो उससे चिपक गया या उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। लेकिन आश्चर्य वाली बात ये थी कि जब ये पाउडर इसकी ओर अट्रैक्ट हुआ तो उसका शेप ऐसा था। ये मतलब चुंबक के इस सिरे पर ज्यादा पाउडर इकट्ठा था, इस सिरे पर भी ज्यादा पाउडर इकट्ठा था, लेकिन चुंबक के बीच वाले भाग में थोड़ा सा कम पाउडर चिपका हुआ था, कम पाउडर एकत्रित हुआ था। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ये है कि किसी भी चुंबक के जो किनारे होते हैं, इन किनारों पर लोहे को आकर्षित करने की क्षमता अधिक होती है और चुंबक के जो मध्य वाला भाग होता है वहां पर लोहे को आकर्षित करने की क्षमता होती तो है, लेकिन किनारों की अपेक्षा कम होती है। सपोज ये एक चुंबक है, इस चुंबक में यहाँ और यहाँ जो इसके दोनों किनारे हैं, यहाँ पर लोहे को आकर्षित करने की क्षमता अधिक होगी और यहाँ इस वाले पोर्शन में, इस वाले भाग में
लोहे को आकर्षित करने की क्षमता थोड़ी कम होगी। होगी तो यहाँ भी, लेकिन इनकी अपेक्षा थोड़ी कम होगी। समझ आया? तो अब हम इतना बड़ा ये बार बार बोलते हैं ना, लोहे को आकर्षित करने की क्षमता, इतना हम बार बार ना बोलकर हम इस चीज को एक नाम देते हैं चुंबकत्व। चुंबकत्व क्या है? चुंबक द्वारा लोहे को आकर्षित करने की क्षमता, इसको हमने क्या नाम दे दिया? चुंबकत्व। जैसे एक चुंबक ये है, एक चुंबक ये है, इसके पास लोहे की छोटी सी अल्पेन रखो तो उसको ये खींच लेता है। लोहे की छोटी सी अल्पेन को ये खींच लेता है, लेकिन लोहे की एक बड़ी कील को ये नहीं खींच पाता। ठीक है, अब इसी लोहे की बड़ी कील को जब हमने इसके पास रखा तो इसने उसे खींच लिया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस चुंबक में लोहे को खींचने की क्षमता कम है, इस चुंबक में लोहे को खींचने की क्षमता अधिक है। तो हम इसको इस प्रकार से बोलेंगे, इस चुंबक का चुंबकत्व क्षीण है और इस चुंबक का चुंबकत्व प्रबल है। ये फिजिक्स की लैंग्वेज होती है। चुंबक के द्वारा लोहे को खींचने की क्षमता, इतना बड़ा हमें ना बोलना पड़े तो हमने उसको एक छोटा सा नाम दे दिया, इस चुंबक का चुंबकत्व क्षीण है। अब हम यदि कभी भी आपसे इस चैप्टर के अंतर्गत ये कहेंगे कि इसका चुंबकत्व क्षीण है और इसका चुंबकत्व प्रबल है, तो आप समझ जाओगे, क्या समझ जाओगे कि इस चुंबक का चुंबकत्व कम है और इसका कम है। मतलब ये हुआ कि इसके द्वारा लोहे को खींचने की क्षमता कम है, कम है, इसके द्वारा एक बड़े लोहे का टुकड़ा भी खींचा जा सकता है। ये चुंबकत्व का अर्थ होता है। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे थे कि किसी चुंबक की किनारों पर अधिक क्षमता होती है लोहे को खींचने की और बीच वाले भाग में कम क्षमता होती है लोहे को खींचने की। अब इसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि चुंबक के सिरों पर, चुंबक के दोनों किनारों पर चुंबकत्व प्रबल होता है और चुंबक के मध्य भाग में चुंबकत्व कम होता है या दुर्बल होता है। तो फिर से सबसे पहले चुंबक की जो खोज की गई उसमें केवल एक ही विशेषता देखी गई कि वो लोहे को आकर्षित करता है, लेकिन कालांतर में जब और खोजें हुई तो ये विशेषता भी देखी गई कि चुंबक के किनारों पर चुंबकत्व का मान अधिक होता है और चुंबक के मध्य भाग में चुंबकत्व का मान कम होता है। इसलिए किनारों को नाम दिया गया, इस किनारे से कहा गया ध्रुव और इस किनारे से भी कहा गया ध्रुव। तो चुंबक के दोनों किनारों को, चुंबक के दोनों किनारों को चुंबक के ध्रुव कहते हैं। ये एक ध्रुव है और ये दूसरा ध्रुव है। ये समझ आता है? चुंबक के किनारों को हम आज से ध्रुव कहा करेंगे। ठीक है, अब और चुंबक के बारे में खोजें हुई। जब इस चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया, ये हमने एक चुंबक को लिया और इसको ऐसे धागा बांध के ऐसे इसको हैंग कर दिया, ये लटका दिया। तो हम ये देखते हैं कि हम इसे कितना ही ऐसे घुमाने की कोशिश करें, ये हमेशा घूम के ऐसा हो जाता है। और हमने इसको ऐसा घुमाया, फिर ये अपने आप घूम के ऐसा हो गया, फिर इसको ऐसे घुमा के छोड़ा, फिर से घूम के ऐसे हो गया। मतलब इसे आप किसी भी कंडीशन में घुमाओ, ये घूम के हमेशा इसी डायरेक्शन में रुकता है। इसी डायरेक्शन का मतलब ये वाली डायरेक्शन उत्तर दिशा को व्यक्त करती है और ये वाली डायरेक्शन दक्षिण दिशा को व्यक्त करती है। मतलब जब भी किसी चुंबक को फ्रीली हैंग किया जाता है, लटकाया जाता है, तो उसके दोनों ध्रुव, एक ध्रुव उत्तर दिशा की ओर होता है और दूसरा ध्रुव हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होता है। ऐसा क्यों है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, अगले किसी चैप्टर में आपको मिलेगा। फिलहाल हमें केवल ये समझना है कि ऐसा होता क्यों, क्योंकि हम अब उसको बाद में आगे चल के पढ़ेंगे। अभी आप पढ़ोगे आगे जाके कि पृथ्वी खुद भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, लेकिन अभी हम उस पर नहीं आएंगे, अभी अपन विषयांतर हो जाएंगे। फिलहाल तो आप ये समझो कि जब भी चुंबक को लटकाया जाता है तो उसका एक ध्रुव उत्तर दिशा में होता है और दूसरा ध्रुव दक्षिण दिशा में। आप कितनी ही कोशिश कर लो, इसको ऐसे रख लो, पकड़े रहो, पकड़े रहोगे तो रुका रहेगा, जैसे ही आपने छोड़ा और वह ऐसे हो जाए। ठीक है,
हमेशा उसका एक ध्रुव उत्तर दिशा में होगा और एक ध्रुव दक्षिण दिशा में होगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, तुम ऐसा अच्छा लगता है तुम ऐसे रहो, हम आज से नाम ही रख दे रहे। तो हमने इस सिरे का नाम एन रख दिया और इस ध्रुव का नाम एस रख दिया। What it stands for N? N means north और S means south। तो एक चुंबक का एक ध्रुव होता है उत्तर ध्रुव और दूसरा ध्रुव होता है दक्षिण ध्रुव। दक्षिण ध्रुव। लेकिन हम इनको इस नाम से नहीं पुकारेंगे कि उत्तर दक्षिण ध्रुव, हम तो इनको N और S ही कहेंगे, नॉर्थ एंड साउथ ही कहेंगे। समझ आया? तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। ध्रुव अभी हमने आपको बताया, ध्रुव मतलब चुंबक के किनारे। ध्रुव की परिभाषा क्या है? चुंबक के किनारों पर वह स्थान जहां चुंबकत्व अधिक होता है। हमने बताया भी आपको कि यहाँ पर चुंबकत्व अधिक है तो ये ध्रुव है। तो ध्रुव की विशेषता क्या है? इसके पास ज्यादा चुंबकत्व है, मध्य भाग में कम चुंबकत्व है। तो चुंबक के पास दो ध्रुव होते हैं, एक N और एक S, क्योंकि जब भी हम इसको लटकाते हैं तो ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकता है, उत्तर दक्षिण दिशा को ही प्रदर्शित करता है। ये भी चुंबक की एक विशेषता बन गई। ठीक है, अब इस गुण का उपयोग करके हमने एक मशीन बनाई, एक डिवाइस बनाई। उस डिवाइस का नाम होता है कंपास। हमने इस चुंबक के दोनों सिरों को नुकीला बना दिया। इस चुंबक को ऐसा ना बनाकर इस चुंबक को हमने इस प्रकार से बना दिया, उसको वैसा काट लिया चुंबक के लिए। अब ये सिरा हमेशा उत्तर दिखाता है, ये सिरा हमेशा दक्षिण दिखाता है। इसे हमने कांच के एक बॉक्स में बंद कर दिया। तो ये डिवाइस, इस डिवाइस का नाम होता है कंपास। ठीक है, ये किस काम में आता है? ये हमें दिशा बताता है, दिशा। तो यहाँ तो हम दिशा जानते हैं पृथ्वी पे। जब भी आप समुद्र के बीचों बीच हो, आप समुद्र में जा रहे हो, ठीक है, आप एक जहाज के कैप्टन हो, तो यहाँ तो अपने सड़क पे साइन बोर्ड लगे होते हैं कि ये रास्ता रहली जाता है, ये भोपाल जाता है, वो जबलपुर जाता है, ये इंदौर जाता है, ये सागर जाता है। लेकिन जब ये हम आकाश में होते हैं या समुद्र में होते हैं तो वहां कहाँ साइन बोर्ड लगे होते हैं कि हमें किस तरफ मुड़ना। तो उसके लिए हम इस डिवाइस का यूज करते हैं कि हमें नॉर्थ की ओर जाना है, क्योंकि हमारे एरोप्लेन को अमेरिका में उतरना है और अमेरिका यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो वहां पर ये ऐसे ये कंपास लगा होता है, बोले ये है नॉर्थ डायरेक्शन। हमारा जहाज कहाँ जाता है? इस तरफ, तो सुई ऐसे घूम जाती है, बोले आप गलत जा रहा है, इस तरफ चलना। तो ये कंपास हमें क्या बताता है कि हमें किस डायरेक्शन में चलना है। इससे ये नॉर्थ, ये साउथ, ऊपर ईस्ट और नीचे वेस्ट डायरेक्शन समझ में आती है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। या कभी कभी अपन रेगिस्तान में खो जाएं तो वहां भी ये कंपास हमारे बहुत काम में आता है। तो जहां साइन बोर्ड नहीं होते, जहां दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता, वहां पर हम इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये वास्तव में क्या है? ये कंपास में जो ये लगा हुआ है ये वास्तव में एक चुंबक है, और चुंबक की विशेषता होती है कि वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। तो ये भी हमेशा कहाँ ठहरेगा? N और S कंडीशन में ठहरेगा। अब लेकिन यदि हम इसके पास यहाँ पर कोई एक चुंबक ले आए, ये हम कंपास के पास एक चुंबक ले आए, ये हम एक चुंबक लाए, ये N है और नीचे S है। इस चुंबक को हम जैसे यहाँ लाए तो इस N ने इस S को अट्रैक्ट कर लिया। जो नियम आवेशों पर लागू होता है कि समान आवेशों में रिपल्शन होता है, असमान आवेशों में अट्रैक्शन होता है, वही नियम ध्रुवों पर भी लागू होता है कि N एंड N इनमें प्रतिकर्षण होगा, S एंड S ये भी प्रतिकर्षण होगा, लेकिन N और S में अट्रैक्शन होगा, आकर्षण। ठीक है, तो जैसे ही हम चुंबक को यहाँ लाते हैं तो ये चुंबकीय ये सुई, ये कंपास जो कि अपनी इच्छा से उत्तर दक्षिण में ठहरा हुआ था, अब वो कंपास की सुई इस चुंबक के कारण घूम के ऐसी हो जाती। ये S यहाँ और N यहाँ, क्योंकि S N के पास आना चाहता है तो ये घूम जाती। लेकिन जैसे चुंबक को हटाते हैं तो फिर से ये कैसी हो जाएगी? इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ये चुंबकीय सुई
हमेशा N और S को व्यक्त करती है, और यदि कहीं ये चुंबकीय सुई इस प्रकार से घूमी हुई है, N और S को व्यक्त नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि इस चुंबकीय सुई के आसपास कहीं ना कहीं कोई चुंबक रखा हुआ है, तभी तो ये घूम गई। नॉर्मल कंडीशन क्या है इसकी? N और S। यदि ये घूमी हुई है, N और S को व्यक्त नहीं कर रही है, तो अपने आसपास देखिए कहीं ना कोई चुंबक पक्के में रखा हुआ है, उस चुंबक को हटा दो तो फिर से ये कैसी हो जाएगी? N और S को प्रदर्शित करने लगेगी। इतनी बात तो समझ में आती है अभी तक जो हमने आपको बताया। फिर से एक बार इन शॉर्ट संक्षेप में देखो, चुंबक चुंबक वो पदार्थ होता है जो लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करता है। अभी और आगे हम पढ़ेंगे अगले किसी चैप्टर में कि केवल लोहे को नहीं करता, लोहे को भी करता है, निकेल को भी करता है, क्रोमियम को भी करता है। ठीक है, तो अभी तो हम केवल लोहा समझते हैं कि चुंबक वो पदार्थ है लोहे को आकर्षित करता है। दूसरा बिंदु, चुंबक के पास दो ध्रुव होते हैं, उनमें से एक ध्रुव को N और दूसरे ध्रुव को S नाम दिया जाता है। इन ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। तीसरा बिंदु, चुंबक को लटकाने पर हमेशा वो N और S डायरेक्शन को ही प्रदर्शित करता है। इस गुण का उपयोग करके हमने चुंबकीय सुई बनाई, इसको चुंबकीय सुई कहते हैं, और इस पूरी डिवाइस को कंपास कहते हैं, दिशा सूचक यंत्र। ये कंपास की विशेषता क्या होती है कि यदि इसके आसपास कोई चुंबक नहीं है तो ये हमेशा N और S कंडीशन में ही रुकेगी, लेकिन जैसे ही आप कोई चुंबक इसके पास लाते हो ये सुई घूम जाती है, उस चुंबक के आकर्षण बल के कारण ये सुई घूम जाती है। तो सुई के घूमने का मतलब क्या है? सुई के घूमने का मतलब यह है कि आसपास कहीं ना कहीं कोई चुंबक रखा हुआ है। इतनी समझ में आ गई? अब देखिए हम शुरू कर सकते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, गतिमान आवेश और चुंबकन। तो ये अध्याय, ये पूरा का पूरा टॉपिक एक संयोग से शुरू होता है। संयोग से, संयोग मतलब एक कोइंसिडेंट हुआ। ऑर्स्टेड नाम के एक वैज्ञानिक थे, ऑर्स्टेड ये एक वैज्ञानिक थे, ये विद्युत धारा पर प्रयोग कर रहे थे। उनके पास एक ये वायर था, ये वायर था, यहाँ पे कोई उनके पास एक डिवाइस लगी हुई थी, मान लो कि बल्ब लगा हुआ था, और इस वायर में यहाँ पर एक बैटरी लगाई उन्होंने और यहाँ पर एक कुंजी लगाई। ऐसा वो प्रयोग कोई कर रहे होंगे, उससे मतलब नहीं हम वो क्या प्रयोग कर रहे थे, लेकिन ये प्रयोग करते थे किसके बारे में? विद्युत धारा के बारे में। तो ऑर्स्टेड जब ये प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने कुंजी को ऑन किया, ये विद्युत धारा यहाँ से ऐसे प्रवाहित होनी शुरू हो गई, विद्युत धारा। अब संयोग से उसी समय जहां पर ये प्रयोग कर रहे थे, उनकी टेबल पर एक चुंबकीय सुई रखी हुई थी, ये कंपास। अभी हमने आपको बताया इसकी विशेषता क्या होती है, ये नॉर्मल कंडीशन में N2S प्रदर्शित करती है। यदि इसके आसपास कोई चुंबक होगा तो वो घूम जाएगी, N2S ना बता के, हो सकता है ऐसा बताए, हो सकता है ऐसा बताए, हो सकता है ऐसा बताए, हो सकता है ऐसा बताए। ये सब बताने का मतलब क्या है? आसपास कोई ना कोई चुंबक है जो उसको प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो संयोग से जहां पर ये प्रैक्टिकल कर रहे थे ऑर्स्टेड महोदय, उनकी टेबल पर एक ये चुंबकीय सुई भी रखी हुई थी। जैसे ही उनने इस कुंजी को ऑन किया, करंट फ्लो होना शुरू हो गया, बल्ब ऑन हो गया, उनकी दृष्टि इस चुंबकीय सुई पर पड़ी जो नॉर्मल N2S व्यक्त करती है, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि ये चुंबकीय सुई अपने आप घूम के ऐसी हो गई, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब इसकी डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है कि आसपास कोई चुंबक, समझ आया? डायरेक्शन चेंज कब होती है चुंबकीय सुई की? जब उसके आसपास कोई चुंबक हो जो इसको प्रभावित कर रही हो। तो इसके आसपास कोई चुंबक होना चाहिए। तो ऑर्स्टेड को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो कोई चुंबक है नहीं। उनने टेबल की ड्रॉअर खोली, उसमें शायद कोई चुंबक पड़ा हो, तो वहां भी कोई चुंबक नहीं था। उनकी जेब में भी उनने बड़े अच्छी तरीके से देखा तो वहां पे शायद कोई चुंबक हो, वहां भी कहीं कोई चुंबक नहीं था।
उन्होंने कहा चुंबक तो पक्के में कहीं ना कहीं है, हम उसको ढूंढते हैं। तो लेकिन एक काम करें, हम इसको बंद कर दें, बैटरी क्यों फालतू डिस्टर्ब हो। हमने इसको बंद कर दिया और वो चुंबक ढूंढने में लग गए। ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसको बंद किया और ये चुंबकीय सुई फिर से घूम के N2S बताने लगी। अब उनको इसमें इंटरेस्ट उत्पन्न हुआ कि ये हो क्या रहा है। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, मतलब धारा प्रवाह होना शुरू होता है और ये चुंबकीय सुई घूम के दिशा बदल देती है। और जैसे ही हम इस कुंजी को ऑफ करते हैं, सर्किट को धारा सप्लाई बंद करते हैं, तो ये फिर से घूम के N2S बताने लगती है और चुंबक कोई आसपास है नहीं। तो क्या निष्कर्ष निकलता है इस बात से? इस बात से निष्कर्ष ये निकाला ऑर्स्टेड महोदय ने कि जब भी किसी परिपथ में, जब भी किसी तार में, जब भी किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो तार अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न क्यों क्यों कहा हमने ऐसा चुंबकीय उत्पन्न करता है? क्योंकि ये चुंबकीय सुई है और ये चुंबकीय सुई तभी विक्षेपित होती है जब इसके पास क्या हो, कोई ना कोई चुंबक, और कोई चुंबक यहाँ आसपास है नहीं। तो ऑर्स्टेड ने क्या निष्कर्ष निकाला कि जैसे ही हम करंट सप्लाई बंद करते हैं तो इसका ये विक्षेप खत्म हो जाता है, फिर से ये N2S दिखाने लगता है। और जैसे ही हम करंट सप्लाई को ऑन करते हैं तो ये चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि जब भी किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र केवल चुंबक ही बना सकता था अभी तक। अभी तक केवल क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होता है। लेकिन यहाँ तो हमने ऑर्स्टेड ने क्या देखा कि इस तार में विद्युत धारा है। विद्युत धारा की परिभाषा क्या है? जब किसी तार में आवेश गति करते हैं तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहती है। की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा है मतलब इसके अंदर कौन चल रहा है? इसके अंदर कौन आवेश, आवेश गति कर रहे हैं। तो ऑर्स्टेड ने क्या निष्कर्ष निकाला कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब किसी तार में आवेश गति करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होने का मतलब ये है कि जब किसी तार में आवेश गति करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये ऑर्स्टेड का प्रयोग था। अब इस पूरे चैप्टर में हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से आ गया, कैसे वो एक चुंबक को विक्षेपित कर सकता है। शुरुआत, ये भूमिका जो हमने आज पढ़ी वो ये है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, या इसको भाषा बदल के कैसे बोलेंगे, जब किसी तार में आवेश गति करते हैं तो उस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फिर से, ये जो क्षेत्र उत्पन्न हुआ है ये विद्युत क्षेत्र क्यों नहीं है? देखो जरा, हमने आपको बताया था किसी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है तो ये आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए विद्युत क्षेत्र बनाने के लिए? चार्ज होना चाहिए, कोई ना कोई आवेश उस वस्तु पर होना चाहिए। तो ये बताओ, क्या इस तार पर कोई आवेश है? क्या इस तार पर कोई आवेश है? यस सर, नहीं है सर। सुनो, इस तार पर कोई आवेश नहीं है। इस तार के अंदर आवेश गति कर रहा है। जैसे हम यहां से लेकर किसी और स्थान तक हम एक पुल बना दें। मान लो हमने एक पुल बना दिया और उस पुल पर कई गाड़ियां चल रही हैं, तो क्या वो गाड़ियां उस पुल की हो जाएंगी? नहीं होगी, वो तो केवल उस पर चल रही है। बात समझ में आ रही है? तो ये एक रास्ता है, आवेश गति कर रहे हैं। इस तार पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप इनकी गति को होना रोक दोगे तो इस तार में आवेश नहीं रहेंगे। तो वास्तव में उस तार में कभी आवेश होता ही नहीं। आवेश तो उसके अंदर चलते रहते हैं। जैसे एक पाइप है, उस पाइप में से पानी फ्लो हो रहा है, तो क्या वो पानी उस पाइप में है?
उसमें से तो फ्लो हो रहा है, समझ आया? हाँ, तो इस तार पर कोई भी आवेश नहीं होता, इस तार का नेट चार्ज कितना होता है? 0। और जब कोई इस तार में आवेश ही नहीं है, जब आवेश ही नहीं है तो ये अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र क्या बना सकता है? जब आवेश ही नहीं है तो आंसर है नो। जब इस तार पर नेट आवेश 0 है, जब इस तार पर कोई आवेश ही नहीं है तो ये तार अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र नहीं बना सकता। इस तार के अंदर गतिमान आवेश है जो गति कर रहे हैं। तो ऑर्स्टेड ने ये नया निष्कर्ष निकाला कि गतिमान आवेश मतलब जब किसी तार में आवेश गति करते हैं तो वो अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण 2 बिंदु आपको याद रखना है। पहला, कोई भी स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र निर्मित करता है, याद रहेगा। स्थिर आवेश के चारों ओर हमेशा विद्युत क्षेत्र निर्मित होता है, लेकिन गतिमान आवेश जहां भी होंगे उनके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। ये निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप कहीं भी नोट कर लो। स्थिर आवेश अपने परितः एक विद्युत क्षेत्र निर्मित करता है और गतिमान आवेश अपने परितः एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करता है। समझ आया? स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र निर्मित करता है, किसने बताया था? किस कथन है ये? किस वैज्ञानिक ने बताया? ये हमें बताया था गॉस ने। फर्स्ट चैप्टर में आपको याद होगा, कोई भी आवेश के चारों तरफ उसका विद्युत क्षेत्र फैला होता है, उसको कवर करने के लिए हम एक एरिया बनाते हैं। ये सब काम किया था गॉस ने। तो स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र निर्मित करता है, इसका कथन है गॉस का। दूसरी बात, गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये किसने बताया आपको? ऑर्स्टेड ने। ऑर्स्टेड ने। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है, कहीं भी नोट कर लो। स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, कोष्टक में गॉस के अनुसार। दूसरा बिंदु, गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करता है, कोष्टक में ऑर्स्टेड के अनुसार। ये इस अध्याय की प्रस्तावना है, भूमिका है। हमने आपको चुंबक के बारे में बताया, ठीक है। फिर हमने उस चुंबक को इस विद्युत धारा से जोड़ा कि ऑर्स्टेड ने संयोग से ऐसा ही एक प्रयोग किया। उन्होंने विद्युत धारा के बारे में प्रयोग किया, लेकिन वहां रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई, और चुंबकीय सुई विक्षेपित होने का अर्थ ये है कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, वहां पर कोई ना कोई चुंबक है। तो यहाँ तो कोई चुंबक था नहीं, यहाँ तो केवल ये परिपथ था जिसमें धारा प्रवाहित हो रही थी। तो ऑर्स्टेड ने कहा कि ये परिपथ ही खुद एक चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है, चुंबक नहीं है, चुंबक के जैसा व्यवहार कर रहा है। तो इसके चारों तरफ भी क्या होना चाहिए? एक चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने निष्कर्ष लिख लिया कि गतिमान आवेश अपने परितः एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यह निष्कर्ष ऑर्स्टेड ने अपने प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया, ठीक है। तो ये इस अध्याय की प्रस्तावना है, ये इस अध्याय के बारे में हमारी शुरुआत। ये सब समझ में आ गया होगा।